एंड वेलकम टू मैकेनिकल क्लासेस बाय स्वाति। दोस्तों, आप सभी में से बहुत सारे लोग जब जॉब करते हो ना तब ड्रीम करते हो कि एक बढ़िया सा फोर व्हीलर खरीदने के लिए, और ये बहुत अच्छी भी बात है। आप लोग मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि जब रोड में जाते हैं तो अरे ये वाली गाड़ी नया आई है, चलो इसको ही खरीदते हैं, ऐसे करके आप सोचते हो। और फिर क्या करते हो कि शोरूम में जाते हो और उसी तरह की गाड़ियां आप देखते हो, उसी सेगमेंट की गाड़ियां आप देखते हो और डिसाइड करते हो कि गाड़ी क्या करे, उसका फीचर्स क्या है, पूछते हो। बहुत सारे उसके बारे में दोस्तों इंक्वायरी आप करते हो। फिर आप घर में आके सोचते हो अरे ये वाली गाड़ी खरीदे या ना खरीदे। इसमें दोस्तों क्या होता है, आप 2-3 महीना तो लगा ही देते हो। फिर आप क्या करते हो दोस्तों, फिर आप जाते हो उसी शोरूम में जाते हो और शोरूम में जाके उसकी प्राइस की फिर जब इंक्वायरी करते हो तो क्या होता है, अगर 36 लाख की वो गाड़ी है तो आपको पता लगता है कि अरे इन 2-3 महीनों में तो वो 2 लाख और बढ़ गई है। कहने का मतलब है जो गाड़ी आपने पहले देखी थी 36 लाख की, वो अब दोस्तों आपको बताया जा रहा है कि वो गाड़ी दोस्तों है 38 लाख। ओके, तो 2 लाख तो बढ़ ही गई है। तो आप क्या करते हो, फिर सोचते हो अरे 2 लाख बढ़ गई है, मैं क्या करूं अभी मैं क्या करूं, अभी मैं मुझे वो गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। फिर आप क्या करते हो, उस गाड़ी को फाइनली बुकिंग कर लेते हो और बुकिंग करने के टाइम आपको दोस्तों फिर से पता चलता है कि अरे वो गाड़ी तो और 2 लाख और कुछ सॉरी नॉट 2 लाख और कुछ परसेंटेज बढ़ गई है। तो इस तरह से जो 36 लाख की गाड़ी है वो आप दे रहे हो 40 लाख, आपको फाइनली पे करना पड़ रहा है। मैं अगर एग्जांपल दूं, अगर लेजेंडर वर्सन टोयोटा फर्नीचर की बात करें हम, तो उसका एक शोरूम प्राइस दोस्तों है 37.5 लाख इन इंडिया पहले था, लेकिन दोस्तों अब भी अगर बात करें तो उसका प्राइस हो गया है 40.9 लाख इन इंडिया। तो इस तरह से आप देख रहे हो ना कि प्राइस कैसे बढ़ रही है। अगर मैं दोस्तों आपको बात करूं महिंद्रा XUV 700 की, तो वो दोस्तों 2-3 बार प्राइस उसका रिवाइज हो गया है और प्राइस उसका 2-3 बार बढ़ चुकी है दोस्तों। और मारुति तो पूरा फेमस ही हो गई है उसका प्राइस बार बार इंक्रीज करने में। अगर मैं आपको 2023 की बात करूं तो फिर वो प्राइस बहुत बार बढ़ा चुकी है। अगर मैं आपको 2024 में जनवरी 16 में एक न्यूज आया था, वो भी अपना प्राइस दोस्तों बोल रहा है कि प्राइस फिर से बढ़ाएगा। प्राइस मारुति सुजुकी तो फेमस ही हो चुका है, बार बार अपना प्राइस क्यों बढ़ा रहा है भाई। ओके, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो पार्ट्स है उसकी कॉस्ट बढ़ गई है, इसके वजह से दोस्तों ऑटोमोबाइल की प्राइस हमारे कंट्री में बढ़ रही है। हाँ, ये बात कुछ सच भी है, लेकिन आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा दोस्तों कि टैक्सेस की वजह से बस प्राइस जो है वो बढ़ गई है। तो चलिए दोस्तों आपको थोड़ा टैक्सेस के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, आप कोई भी इंटरनल कंबशन इंजन वाली गाड़ी खरीदोगे ना तो उस पर क्या होता है कि 28% जीएसटी लगता है और 1 to 22% सेस लगता है। ये दोस्तों 1 to 22% जो है वो वैरी करता है किस क्षेत्र में, गाड़ी की पावर, परफॉर्मेंस, ग्राउंड क्लियरेंस, इन सब को देखते हुए वो सेस लगाया जाता है दोस्तों। अगर हम दोस्तों टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी की बात करें तो वहां पर दोस्तों 28% जीएसटी तो लगता है प्लस 28% यहां पर दोस्तों सेस भी लगता है। अगर मैं आपको थोड़ा कंपैरिजन करूं तो देखिए, टोयोटा फर्नीचर की अगर मैं एक शोरूम प्राइस की बात करूं तो 33,43,000 उसका एक शोरूम प्राइस है, लेकिन बाद में प्राइस यहां पर दोस्तों खत्म नहीं होती है। फिर आपको और भी प्राइस दोस्तों पेमेंट करना पड़ता है, जैसे कि हमारे कंट्री में रजिस्ट्रेशन फी हो गया उसका 4,57,299 और फिर दोस्तों इंश्योरेंस देना पड़ता है आपको कुछ चार्जेस, फिर अदर चार्जेस जिसमें से टीडीएस लगता है। ओके, इन सब दोस्तों ये सब जो टैक्सेस, इंश्योरेंस, इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन, अदर चार्जेस, ये सब दोस्तों मिला के दोस्तों उसका ऑन रोड प्राइस बन जाता है 39,87,150। तो एक शोरूम प्राइस को देखिए और ऑन रोड प्राइस को देखिए, तो आप कितना डिफरेंस आप फील कर पा रहे हो। ओके, उस तरह से दोस्तों ये तो मैं आपको बताई ये जो इंडिया की इतने सारे टैक्सेस के बारे में, इंडिया में कितने सारे टैक्सेस लगाया जाता है, लेकिन ये दोस्तों अगर हम दूसरे कंट्री में अगर देखें ना तो उनके टैक्सेस बहुत ही कम है। जैसे कि चाइना तो एक लार्जेस्ट ऑटोमोटिव मार्केट है, वो आप सभी को पता है दोस्तों, लेकिन वहां पर दोस्तों
सिर्फ 1 to 40% ही टैक्स लगते हैं। अगर हम दोस्तों यूएस की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन फीस ही देना पड़ता है, जो कि विद इन द $26 to $100 रहता है। और यहाँ पर दोस्तों वैट और सेल्स टैक्स भी लगता है, लेकिन ये दोस्तों इंडिविजुअल जो स्टेट होता है ना वो डिसाइड करते हैं, और वो टैक्स दैट इज वेरी लेस, दैट इज फ्रॉम 2.9 to 7.25% ही रहता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों यूएस में आप BMW खरीद सकते हैं विद इन 35 लाख, लेकिन हमारे कंट्री की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विद इन 35 लाख आपको टोयोटा फर्नीचर भी ना मिले। ओके तो अब दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स काउंसिल फॉर इंटरनेशनल बिजनेस ने क्या बोला है दोस्तों, क्या उन्होंने इंस्पेक्ट किया है कि इंडिया में क्या होता है दोस्तों कि नॉन इंपोर्टेड कार्स में ही हाईएस्ट टैक्स लग जाते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों जो गाड़ी हमारे कंट्री में ही बनती है वहां पर ही उसी कार को अगर हम खरीदे तो उसी में भी हमें हाईएस्ट टैक्स उसी में ही हमें पे करना पड़ता है। जो गाड़ी हमारे कंट्री में बन रही उसी में ही हम हाईएस्ट टैक्स दे रहे हैं, जो कि और कोई देश में दोस्तों नहीं होता है। इसी के वजह से दोस्तों बहुत सारे कंपनियां छोड़ के भी हमारे कंट्री में चाहते ही नहीं ऑपरेट करने के लिए, जैसे कि जनरल मोटर्स, हार्ले डेविडसन और फिर दोस्तों फोर्ड ने भी। ओके और टोयोटा और होंडा जैसी कंपनी है, उन्होंने बहुत बार दोस्तों हिंट दे दिया कि इंडिया में उनका गाड़ियां दोस्तों ज्यादा चल ही नहीं पा रहा है, सिर्फ टैक्स के वजह से दोस्तों, इतना हाई टैक्स के वजह से। देखिए दोस्तों अगर जीडीपी की बात करें तो ऑटोमोटिव सेक्टर ही सिर्फ 7% जीडीपी दोस्तों कंट्रीब्यूट कर रहा है, और 49% मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो कि बहुत बड़ा है। तो फिर दोस्तों इतना सब कंट्रीब्यूट होने के बाद भी दोस्तों हमें फिर टैक्स इतना हाई क्यों देनी पड़ रही है? क्यों बहुत सारे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो नहीं चाहते कि इंडियन मार्केट में दोस्तों हम अपना गाड़ी बेचे? अगर हम दोस्तों क्यों, एक्चुअली मेन रीजन ये है कि सरकार को दोस्तों रेवेन्यू चाहिए। अगर हम दोस्तों 2021 और 2022 की रेवेन्यू की बात करें, मैं एक एग्जांपल के तौर से दोस्तों ले रही हूँ, वहां पर दोस्तों 44% टैक्स रेवेन्यू जनरेट हुआ था, और जिसमें से दोस्तों 50% सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, और इसी 50% इनडायरेक्ट टैक्सेस में बहुत भारी मात्रा परसेंटेज में दोस्तों ऑटोमोटिव सेक्टर से ही आया था। अगर हम दोस्तों ओल्ड टैक्स रिजाइम की बात करें तो ऑलमोस्ट सारे जो लग्जूरियस कार्स है और एसयूवी है वहां पर आप परसेंटेज देख रहे हो 44 ऑलमोस्ट 50% तक होता था। फिर दोस्तों फिर टैक्स जब जीएसटी आई तो फिर दोस्तों क्या हुआ कि 43% हो गया, फिर बाद में फिर रिवीजन हुआ, फिर दोस्तों 50% हो गया। तो ऑलमोस्ट टैक्स रेट्स तो यूजुअली ऑलवेज हाई ही रहता है। तो फिर एग्जैक्ट रीजन दोस्तों क्या है? एग्जैक्ट रीजन दोस्तों ये है कि जब कोविड-19 के बाद दोस्तों सारे मेटल्स की प्राइस जो है वो बढ़ गई है, जैसे कि हमारा कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इन सभी का प्राइस दोस्तों क्या हुआ, बढ़ गई है। और स्पेशली पहली जो मेटल्स बढ़ी है ना दोस्तों वो प्लैटिनम और पैलेडियम, इरोडियम, इन सब मेटल्स की दोस्तों प्राइस बढ़ गई है। अब प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि ये जो प्लैटिनम, पैलेडियम, इन सब मेटल्स है ना, ये सब मेटल्स दोस्तों कैटालिटिक कन्वर्टर बनाने के लिए बहुत ही दोस्तों जरूरत है। और दोस्तों तो कैटालिटिक कन्वर्टर एक बहुत ही कॉस्टली इक्विपमेंट है। अभी देखिए दोस्तों कैटालिटिक कन्वर्टर हम गाड़ियों में क्यों यूज करते हैं? ताकि दोस्तों सारे जो भी हार्मफुल पॉइजनस गैसेस है वो लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट हो, और BS6 नॉर्म्स के हिसाब से सारे जो कार्स है उन सभी में से दोस्तों कैटालिटिक कन्वर्टर तो होना ही होना है। अगर दोस्तों मेटल की प्राइस बढ़ गई, जैसे कि प्लैटिनम, पैलेडियम, इन सब की दोस्तों प्राइस बढ़ी, तो ऑब्वियसली बात है कैटालिटिक कन्वर्टर तो ज्यादा प्राइस होगा, और इन सभी प्राइस में से दोस्तों कार की प्राइस बढ़ रही है। दूसरी तरफ क्या है कि सारे और भी जो मेटल्स है जैसे कि कॉपर हो गया, इन सब मेटल्स भी दोस्तों उनकी प्राइस भी बढ़ गई उनकी, तो इसकी वजह से कार की मैन्युफैक्चरिंग प्राइस बढ़ गई है। ओके तो उसके वजह से दोस्तों कार की प्राइस जो है वो 2019 के बाद बहुत तेजी से दोस्तों बढ़ रही है। और एक भी दोस्तों रीजन है उसके वजह से भी कार की प्राइस बढ़ रही है, मैं आपको उसकी रीजन भी बता रही हूँ, जो कि है कैफे में कोई
ये कैफे नहीं जो कि खाने का चीज है या फिर दारू पीने का चीज है। ये दोस्तों कैफे का मीनिंग होता है कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। तो इसका हिसाब से दोस्तों जो भी गाड़ी बन रही है वहां पर दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस का कुछ लेवल दिया गया है, उसी लेवल में उसी रेंज में, मतलब हर कोई गाड़ी जो कार्बन डाइऑक्साइड, अभी गाड़ी जो इंटरनल कंबशन में चल रही है वो तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करेगी, लेकिन उसका कुछ पर्टिकुलर रेंज उन्होंने बना दिया है। ओके, अब जब पर्टिकुलर रेंज बना दिया गया है तो फिर सारे जो कार की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना वो क्या कर चाहते हैं कि कार को हम जितना लाइटर बनाए, जितना एरोडायनामिक बनाए और जितना हो सके वो कम कैसे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करे और विद इन द रेंज रहे। ओके, तो उसके हिसाब से दोस्तों वो क्या कर रहे हैं कि जो भी कंपनी, जो भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनको क्या करना पड़ रहा है कि R&D में दोस्तों ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है ताकि वो लोग कार को पूरा लाइट वेट बना सके, एरोडायनामिक बना सके। ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना वो विद इन द नॉर्म्स वो एमिट कर पाए जैसे वो गाड़ी को। ओके, तो उसके वजह से R&D को बहुत सारा पैसा दोस्तों खर्चा का जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसको R&D में दोस्तों ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। उसकी वजह से भी दोस्तों कार की प्राइस जो है वो ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। अभी दोस्तों देखिए इंडिया जो है वो पुअर पीपल भी वहां रहते हैं, चाहे वो जब कार की प्राइस बढ़ रही है चाहे तो वो दोस्तों जो भी रिच पीपल है हमारे कंट्री में उनको ज्यादा अफेक्ट तो नहीं करेगा, लेकिन दोस्तों जो मीडियम इनकम वाले लोग हैं या फिर पुअर पीपल है उनको दोस्तों ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। इसीलिए दोस्तों इंडिया जो है वो टॉप नंबर 1 पे है टू व्हीलर में। लेकिन दोस्तों आज भी दोस्तों हमारे कंट्री में कार को एक लग्जरियस प्रोडक्ट के हिसाब से दोस्तों जाना जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये जो वीडियो है उसमें से कुछ जानने को मिला होगा कि कार की प्राइस जो है वो तेजी से क्यों बढ़ रही है हमारे कंट्री में आजकल। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक दोस्तों जरूर कर दीजिए और मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आगे जाके दोस्तों जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशंस डायरेक्टली आपके मोबाइल में पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को यहाँ पर ही एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक